स्टूडेंट, अब हम एक एक कॉन्सेप्ट पर बारीकी से अध्ययन करेंगे। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एक पार्ट पढ़ा था हमने, ये उसी का है। इसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या होती है और इसमें क्या होता है। स्मॉल एरिया लेस देन 1 हेक्टर, बहुत ही कम एरिया होता है जहाँ पर कुछ आदिवासी लोग एग्रीकल्चर करते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसे कहा जाता है। पेड़ों को पहले काटा जाता है स्लैश और फिर जलाया जाता है बर्न, ताकि वहाँ की फर्टिलिटी बढ़ जाए पोटाश से और उपज बढ़ जाए। प्रिमिटिव टूल्स, पुराने हल यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर लोग हाथों से ही फसलें उगाते हैं, जिसमें यम हो गया, हिल राइस हो गया, थोड़ा मैज हो गया, मक्की हो गई। मेन क्रॉप्स टैपिको, कसावा, मैज, राइस, ये हिल राइस है, बनाना, यम, इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। 3 और 5 ईयर ऑफ फार्मिंग, 5 साल या 3 साल यहाँ की जाती है, फिर खेत छोड़ दिया जाता है क्योंकि फर्टाइल नहीं रहता है वो, क्योंकि फर्टिलिटी कम हो जाएगी खेत की वहाँ पर एग्रीकल्चर करने से। मिनरल्स होते या कोई खाद होती तो उसको फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि आदिवासी लोग करते हैं, तो वो खेत को छोड़ के चले जाएंगे। स्पोर्टिंग कैपिटल लेस, मतलब उनके पास पैसे नहीं होते हैं जिससे वो खाद डाल सकें। ठीक है। एग्रीकल्चर इन द ट्राइबल एरिया, वो आपको पता है। डेवलपमेंट वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल से डेवलपमेंट होती है इसमें। अब देखें, इस एग्रीकल्चर को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंडिया में से झूम कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ऊपर नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहाँ है? सारे के सारे 7 सिस्टर स्टेट। आगे देखते हैं, मलेशिया में से लद्दाख कहते हैं, फिलीपींस में से चिंग कहते हैं, ब्राज़ील में से रोका कहते हैं, और सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं। आगे चलते हैं, लिखा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग डन बाय हैंड, हाथों से की जाती है। दूसरा, स्मॉल पैच ऑफ लैंड होता है, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में की जाती है। लार्ज नंबर ऑफ द पीपल ऑन द स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, बहुत ज़्यादा लोग छोटे से खेत में काम कर रहे होते हैं। वेरी लिटिल सरप्लस लेफ्ट फॉर सेल, बहुत ही कम उपज जो बेचने के लिए बचती है, बाकी सारी की सारी घर में यूज़ हो जाती है। तो इंटेंसिव होता है, जैसे पहले बताया था, ये उन देशों में जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ज़मीन बहुत कम है। तो देखो कहाँ कहाँ किया जाता है, जापान, इंडिया, पाकिस्तान, मानसूनल क्लाइमेट रीजन, जहाँ मानसून से बारिश होती है। इसमें 2 तरह का पड़ा था, डोमिनेटेड बाय पैडी और अदर देन पैडी। अब देखते हैं डोमिनेटेड बाय पैडी में क्या होता है। स्मॉल होल्डिंग, छोटे छोटे खेत होते हैं लोगों के पास, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। मैनी कल्टीवेशन इन सेम फील्ड, बहुत ज़्यादा फसलें एक ही फील्ड में उगाई जाती हैं। जैसे गेहूँ उगाई तो गेहूँ के साथ चने उगा दिए, यानी 2 तरह की फसलें उगाई जाती हैं ताकि फ़ायदा ज़्यादा हो। लिखा है मोर ह्यूमन लेबर, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, एक ही खेत पे डिपेंड होते हैं ना सारे के सारे। डोमिनेंस बाय ऑफ पैडी, ज़्यादातर धान ही उगाया जाता है। जनरल एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, छोटे छोटे हथियार होते हैं, सामान्य से कोई बड़ी मशीनें नहीं यूज़ की जाती हैं। हाई प्रोडक्शन पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। लोग जो ज़्यादा लगे हुए हैं काम करने के लिए, एक एक पौधे को अच्छे तरीके से रखते हैं, तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा होता है, बट पर पर्सन प्रोडक्शन कम होता है। उदाहरण के लिए, एक खेत में 40 बोरियां अनाज हो गया, बट उस खेत में 40 आदमी लगे ही हैं, तो एक आदमी को तो 1 बोरी मिली। तो ये ध्यान रखना कि पर पर्सन तो कम हो गया, पर हेक्टर ज़्यादा हो गया। डिपेंडेंस ऑफ मानसून, वो पता है आपको। इनसफिशेंट लैंड रिफॉर्म्स बहुत कम हुए हैं, इनसफिशेंट। आगे देखते हैं, अदर देन पैडी, बीट है, सोरगम है, बार्ले है, ये सोयाबीन है, इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है। ये इसलिए की जाती है क्योंकि ज्योग्राफिकल फैक्टर मानसून एशिया, कई बार ऊंचाई पहाड़ियों में उगाना संभव नहीं होता है, चावल वहाँ नहीं उगता है, तो इसलिए अदर देन पैडी यूज़ किया गया है। आगे देखते हैं,
एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ये सीधे के सीधे बड़े बड़े मैदान और बड़े बड़े मशीनों से की जाने वाली एग्रीकल्चर है। तो मैन लैंड रेशो बहुत ही ज़्यादा होता है, एक आदमी यानी 40 हेक्टर पर काम करता है, क्योंकि मशीनें होती हैं उसके पास, लार्ज फार्म होते हैं, लो फिजिकल लेबर होती है, मशीनों से काम किया जाता है इसलिए फिजिकल लेबर कम होती है, लो प्रोडक्शन पर हेक्टर। आप इसमें परेशान ना हों, लो प्रोडक्शन पर हेक्टर का मतलब है जैसे 1 हेक्टर में, इसमें डोमिनेटेड बाई पैडी में, ये इंटेंसिव में 1 हेक्टर में मैंने कहा था 40 बोरियां हो गई, तो माना 1 हेक्टर में यहाँ 30 बोरियां हो गई, तो इसके दूसरे के कम हुआ प्रोडक्शन, पर एक आदमी के पास आए ना 30 बोरियां, पर हेक्टर तो उत्पादन कम हुआ, प्रति व्यक्ति उत्पादन तो ज़्यादा हुआ, पर पर्सन हाई प्रोडक्टिविटी, क्योंकि एक आदमी ने मशीनों से काम किया तो पर हेक्टर कम हो गया, बट उसको तो ज़्यादा मिली। इम्पोर्टेंस ऑफ वन क्रॉप्स, एक ही क्रॉप्स उगाई जाती है, डिपेंडेंस ऑन मार्केट एंड एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर गेहूँ, और हरियाणा में ज़्यादातर यही काम होता है। वर्क डन बाय द मशीनों से काम होता है। हैवी एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है, विदेशों में तो जहाज़ों से स्प्रे किया जाता है। गवर्नमेंट हेल्प नेसेसरी, गवर्नमेंट की हेल्प बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। कोऑपरेशन ऑफ बैंक भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खाद लेनी है, बीज लेने हैं, बहुत सारी चीज़ें लेनी है हाई क्वालिटी के, तो उसमें भी ये ज़रूरी होता है। इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट, थोड़ा क्लाइमेट का फ़र्क भी पड़ता है, वैसे सिंचाई ज़्यादातर की जाती है इन एरियाओं में। ये लिखा है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है। एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल वाणिज्य के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि। आगे चलते हैं, देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसका एक डेफिनेशन नहीं पता चलती है, तो ये डेफिनेशन ढूंढने की कोशिश करें। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज द फॉर्म ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर, पहली बात पता लग गई होगी, कमर्शियल एग्रीकल्चर की एक शाखा है, एक प्रकार है। वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द प्रॉफिट, फसलें केवल लाभ के लिए उगाई जाती हैं। लार्ज लैंड एरिया रिक्वायर्ड, बहुत बड़ा एरिया होता है। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ये काम किया जाता है। बनाना, टी, कॉफ़ी एट्सेट्रा यहाँ पर उगाई जाती है। रेनफॉल एंड टेम्परेचर हाई होता है इन एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया, जैसे 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ के बीच के एरिया को ज़्यादातर सामान्य तौर पे हम मान सकते हैं। अब देखते हैं इसमें है क्या। लार्ज नंबर ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड, अगर आपने केले की फसल लगानी है तो वहाँ पर सिंचाई के लिए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के लिए लेबर तो ज़रूरी है। अगर टी के बगीचे में, चाय के बगीचे में आपने लोगों से पत्तियाँ चुनवानी है तो लार्ज नंबर ऑफ लेबर चाहिए। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, भाई पैसे तो ज़्यादा लगेंगे ही। लार्ज साइंटिफिक टेक्निक चाहिए, ऐसे थोड़े होता है कि हमने किसी भी तरह का कोई भी पौधा उगा लिया तो उससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो साइंटिफिक टेक्निक चाहिए इसको उगाने के लिए, तो साइंटिफिक टेक्निक है। उसके बाद क्रॉप्स ग्रोन फॉर द ट्रेड, ये तो आपको पता है व्यापार के उद्देश्य से। प्रोसेसिंग एंड पैकिंग, चाय की पत्तियाँ और उनको पैक करके हम बेच नहीं सकते, उनको प्रोसेस करना पड़ता है। हिस्ट्री विद इन कॉलोनियल्स, देखो कॉलोनियल्स पीरियड अंग्रेज़ों के समय के साथ ये काम हुआ था और ये हिस्ट्री उसी के साथ बनी हुई है। आगे देखते हैं थोड़ा सा, देखा ये जो है फॉर्म का साइज 5 से 40 एकड़ तक होता है कुछ कंट्रीज़ में, बट अफ्रीका में रबड़ के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जंगल इसमें यूज़ किए जाते हैं। फसलें क्या होती हैं, कोकोआ होती है, कॉफ़ी होती है। वेस्टर्न एशिया में जो ये फसलें थीं ये फ्रांस वाले लोगों ने लगाई। फ्रांस वाले लोग इस एरिया में कोको और कॉफ़ी के पौधे लेके आए, ठीक है। उसके बाद इंडिया और श्रीलंका में टी, रबड़, मलेशिया में शुगर केन और बनाना, ये सारा का सारा वेस्ट इंडीज़ में ब्रिटिश लोगों ने लगाया। ये सारे के सारे एरिया थे जहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो हैं वो ब्रिटिशर्स ने लगाई। तो कहाँ, इंडिया श्रीलंका में टी और रबड़, मलेशिया में गन्ना
और बनाना ये वेस्ट इंडीज़ में ये ब्रिटिशर्स ने लगाया, ठीक है। तो कोकोनट शुगर केन इन फिलीपींस बाय अमेरिकन, फिलीपींस द्वीप में कोकोनट और शुगर केन ये अमेरिकन्स ने लगाया। कॉलोनीज थी, लोगों ने वहाँ पर कब्जे कर रखे थे। शुगर केन प्लांटेशन इंडोनेशिया डच लोगों ने किया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील यूरोपियन लोगों ने ब्राज़ील में कॉफ़ी लगाई। अगला वीडियो इसके बाद बेटा हम अगला वीडियो देखने वाले हैं, इसी का अगला पार्ट है, इसको थोड़ा मिक्स फार्मिंग के साथ जोड़ा गया है। ग्रोन ऑफ क्रॉप्स प्लस कैटल रेयरिंग, फसलों को भी उगाना और जानवरों को भी पालना मिक्स्ड फार्मिंग का उद्देश्य होता है। इज़ गिवन सेम इम्पोर्टेंस, दोनों को सेम इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो आप कॉन्सेप्ट बना सकते हैं मिक्स्ड फार्मिंग क्या मतलब, क्रॉप्स और कैटल दोनों को, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्शन फार्मर डिपेंड अपॉन एनिमल एंड क्रॉप्स, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है और फार्मर डिपेंड होता है। अब देखते हैं वेरी इंटेंसिव एग्रीकल्चर, बहुत ही गहन तरीके से किया जाता है, फसलों को भी और जानवरों को भी सेम तरीके से। मॉडर्न साइंस की टेक्निक अपनाई जाती है, जहाँ ब्रीडिंग सुधार भी किया जाता है सारे के सारे जानवरों का, और टेक्निक कौन सा चारा कितना बढ़िया होगा किस पशु के लिए ये भी देखा जाता है। लिखा है सेफ फार्मर, फार्मर जो है वो सेफ रहता है, क्योंकि अगर फसल नहीं हुई तो जानवरों से फ़ायदा मिल रहा है। हाई डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड है इस तरह की एग्रीकल्चर की, क्योंकि दो चीज़ें साथ में लेके चलना फ़ायदा का सौदा है। आगे देखो कैटल एंड क्रॉप्स सेम इम्पोर्टेंस होती है। मैक्सिमम यूज़ ऑफ मशीन से यूज़ किया जाता है, दूध निकालने के लिए मशीनें होती हैं और चारा डालने के लिए मशीनें होती हैं और गोबर और वो सारी चीज़ों के लिए मशीनें होती हैं। तो ये फ़ायदे का सौदा है, तो इसमें पैसा भी ज़्यादा लगेगा, लेबर भी ज़्यादा लगेगी। एग्रीकल्चर एरिया इन द डेवलप्ड कंट्री, मतलब ये डेवलप्ड कंट्री है, ईस्टर्न यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी और यूके में इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है मिक्स्ड फार्मिंग। आप समझ गए होंगे। आगे देखें डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग मेन कंसर्न विद द मिल्क प्रोडक्शन, दूध से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट वर्कर, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। नो लेजर टाइम, कोई आराम का समय नहीं मिलता इसमें। साइंटिफिक टेक्निक से फार्मिंग की जाती है, साइंटिफिक तरीके से वो जानवरों को पाला जाता है। मॉडर्न मशीन, वो मैंने अभी बताया कि दूध के लिए अलग अलग मशीनें होती हैं, और चारा डालना और सब चीज़ें मशीनों से। लार्ज स्केल कैपिटल, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि जानवर बीमार भी हो जाते हैं। उनको जो फैसिलिटीज़ जो हैं जानवरों को अच्छी दी जाती है। वेटनरी फैसिलिटी का मतलब है वहाँ पर डॉक्टर भी होएगा एक। लेबर इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। लोकेशन नियर अर्बन एरिया, अर्बन एरिया के नज़दीक होती है लोकेशन, क्योंकि दूध ज़्यादा दूर तक ले जाना फिर फट जाता है दूध, तो उसको अर्बन एरिया तक पहुँचा के वो फ़ायदा लिया जा सकता है, ठीक है। फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मार्केट गार्डनिंग ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, बट इसमें आप समझ गए होंगे कि डेयरी फार्मिंग ज़्यादातर जो है न्यूजीलैंड और ऐसे जो थोड़ा डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर की जाती है। पशुओं को अच्छे से चारा और सारी सुविधाएं दी जाती हैं, साइंटिफिक तरीका और ब्रीडिंग सुधार की जाती है। तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं मार्केटिंग गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। इसमें स्मॉल फार्म होते हैं, छोटे छोटे फार्म होते हैं शहरों के नज़दीक। मार्केटिंग फॉर हॉर्टिकल्चर, फूलों की कृषि की जाती है ज़्यादातर ना, ये सिचुएटेड नियर द सिटी के आसपास होता है। वहाँ पर देखो फूलों की कंजप्शन भी हो जाती है, रोज़ और गेंदा फूल वहाँ पर बिक जाते हैं। प्रोड्यूस इन अ हाई इनकम ग्रुप, ये शहरों में हाई इनकम ग्रुप के लोगों के लिए ये प्रोड्यूस किया जाता है ये मटेरियल। मार्केटिंग गार्डनिंग नीड मोर लेबर और मोर कैपिटल, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। छोटा सा खेत होएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करने की समस्या होएगी, उसको करना पड़ेगा। कॉस्टली
फ्रूट और वेजिटेबल, बहुत ही कॉस्टली फ्रूट और वेजिटेबल उगाए जाते हैं शहर में बेचने के लिए। ट्रक फार्मिंग और फैक्ट्री फार्मिंग, इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि इसमें मार्केटिंग, गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर में। देखते हैं ट्रक फार्मिंग, एक ट्रक ना एक रात में जितनी दूरी तय करके सामान पहुंचा देता है, सब्जियां, उसके ट्रक फार्मिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए एक रात में जितनी दूर ट्रक जाके सब्जियां पहुंचा दे फ्रेश की फ्रेश सुबह तक, तो उसको ट्रक फार्मिंग के साथ जोड़ा है। फैक्ट्री फार्मिंग सीधे पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट है। तो पोल्ट्री फार्मिंग में जो सारा उत्पाद होता है मुर्गियों का, और वो सारा इससे जुड़ा हुआ है।